नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, डेयरी सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज से संबंधित। मतलब राइटर कहते हैं डेयरी सेक्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज चाहिए। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट से संबंधित। और तीसरे नंबर पे ये जो हिंदू का बड़ा आर्टिकल है, ये इसमें कुछ विवाद देखने को मिलता है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। देखो, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे ताकि एक समझ विकसित हो कि आर्टिकल आखिरकार है क्या, कैसा विवाद है आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेयरी सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में अमूल ने 1 लीटर पर 2 रुपये दाम इंक्रीज़ कर दिए। ऑलमोस्ट 4% जो प्राइस है अमूल के दूध के वो इंक्रीज़ हो गए। इस पर देखो काफ़ी टीवी डिबेट्स हुई, आर्टिकल्स छपे कि फ़िलहाल की सिचुएशन में जब महंगाई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, अमूल ने दूध के जो दाम इंक्रीज़ किए हैं इससे महंगाई बढ़ जाएगी। राइटर कहते हैं देखो, अमूल ने जो दूध के दाम इंक्रीज़ किए हैं वो सिर्फ 4% हैं, जबकि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो अभी 6% से ऊपर है। अमूल जो है वो देखो डेयरी फार्मर्स से मिल्क परचेज करता है और मिल्क फार्मर्स के लिए भी इनपुट पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। जैसे पशुओं के लिए जो चारा है वो महंगा मिलता है, रख रखाव जो है पशुओं का वो भी महंगा हो गया है। तो डेयरी फार्मर्स ज़्यादा प्राइस डिमांड कर रहे थे, उसी के हिसाब से बल्कि यूँ कहें कम अमूल ने अपने दूध के दाम इंक्रीज़ किए हैं। देखो, इस आर्टिकल की जो मेन थीम है वो ये है, राइटर कहना चाहते हैं इस आर्टिकल में कि डेयरी सेक्टर में और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स होंगे डेयरी सेक्टर में उतना ही अच्छा होगा। कंटेक्स्ट को डिस्कस करने के बाद राइटर डेयरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, डेयरी जो है वो हमारे देश में वन ऑफ बिगेस्ट एग्री बिजनेस है। इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है डेयरी सेक्टर। और मिल्क जो है अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो बिगेस्ट एग्री कमोडिटी है। अगर देखो, जितना हमारे देश में पैडी प्रोड्यूस होता है, वीट प्रोड्यूस होता है, शुगर केन प्रोड्यूस होता है, तीनों के दाम मिला भी दें जितना प्रोड्यूस होता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू निकलेगी मिल्क की, जितना मिल्क हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। और सबसे ज़्यादा मिल्क पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। 2020-21 में इंडिया में 208 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ था। और इंडिया का जो क्लोज कॉम्पिटिटर है वो है यूएसए। यूएसए में 2020-21 में सिर्फ 100 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ। पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है 1/5 यानी ऑलमोस्ट 20% तो सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, इन्होंने देखो मिल्क प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज के समय में अमूल जो है 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करता है, यानी डेयरी फार्मर से मिल्क परचेज करता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो 1991 में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, डेयरी सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। अमूल, मदर डेयरी, इन्होंने तो अच्छा काम किया ही है। अमूल तो देखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और मदर डेयरी क्या है, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है। लेकिन देखो दूसरी प्राइवेट कंपनीज जैसे अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में पराग एक दूध कंपनी काफ़ी फेमस है, नॉर्थ इंडिया में एक पारस कंपनी है, हरियाणा में एक वीटा कंपनी है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइवेट डेयरी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अभी हमारे देश में 60% जो डेयरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है ना, वो इन्हीं प्राइवेट डेयरी एंटरप्राइजेस की है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोस वैल्यू एडिड जो एग्रीकल्चर की है उसमें देखो लाइव स्टॉक सेक्टर ने 28% कंट्रीब्यूट किया 2019-20 में। और ख़ास बात ये भी है, जो सीरियल्स हैं जैसे वीट, राइस, इनमें देखो हर साल इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन डेयरी सेक्टर में ग्रोथ अच्छी खासी है।
कितनी? ऑलमोस्ट 6%। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में मिल्क प्रोडक्शन में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। और डेयरी सेक्टर जो है वो छोटे छोटे किसानों से घिरा हुआ है, यानी जैसे एवरेज साइज जो है एक स्मॉल डेयरी फार्मर के पास कितने होंगे? 4-5 भैंसें होंगी या फिर 4-5 गायें होंगी। और इसमें देखो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है, पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जो डेयरी फार्मर हैं वो अपना मिल्क कितने रुपए में बेचेंगे। जबकि वीट और राइस इनके लिए तो सरकार हर साल MSP अनाउंस करती है। तो ये हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस की डेयरी सेक्टर की। ये कुछ और जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे देखो डेयरी सेक्टर इंपोर्ट बिल को कम करने में सहयोग करता है, वुमेन एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करना, क्योंकि देखो जैसे कई बार सूखा आ गया, बारिश ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई तो हो सकता है फसल को नुकसान पहुँचे। लेकिन डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के उतार चढ़ाव रिलेटिवली कम आते हैं। बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करता है डेयरी सेक्टर, और दूसरे सेक्टर्स को भी बूस्ट करता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो ये हमने सिग्निफिकेंस समझी डेयरी सेक्टर की। अब इसके बाद राइटर मेन पॉइंट पे आते हैं, कैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने डेयरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है और क्यों डेयरी सेक्टर में और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स की आवश्यकता है। देखो 1970s में ऑपरेशन फ्लड आया था, और ऑपरेशन फ्लड ने हमारे देश में डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था? कोऑपरेटिव मॉडल निकल के आया था, जिसे दिया गया था वर्गीस कुरियन ने, जिससे इस कोऑपरेटिव मॉडल से डेयरी सेक्टर का जो पूरा स्वरूप है वो चेंज हो गया और हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इसके बाद 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए। इन रिफॉर्म्स में पार्शियली यानी थोड़ा बहुत डेयरी सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। और देखो 2002-03 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय तो डेयरी सेक्टर को कम्प्लीटली डी लाइसेंस कर दिया गया, यानी उससे पहले कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी डेयरी सेक्टर में तो उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया 2002-2003 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद तो देखो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया डेयरी सेक्टर में, जैसा हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। महाराष्ट्र में पराग कंपनी है और आनंद कंपनी है, शायद यूपी में, हरियाणा में वीटा कंपनी है, ये सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं। यहाँ पर देखो कुछ कंपनीज़ के एग्जाम्पल हैं, जैसे हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये तमिलनाडु बेस्ड प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनी है। इसके देखो 20 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और डेली 32 LLPD का मतलब है लाख लीटर्स पर डे प्रक्योर किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। इस प्राइवेट कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1995 में। उस समय देखो डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव्स का बोलबाला था। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे कंट्री डिलाइट, तो कि इसकी तो ऐड आपने बहुत देखी होगी यूट्यूब पे। ये नया स्टार्टअप है, फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के घर में। एक और स्टार्टअप है स्टेलैप्स का वैसे देखो सीधा कंज्यूमर से इंटरफेस नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। स्टेलैप्स टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेयरी सप्लाई चेन्स को डिजिटलाइज करती हैं। जैसे डेयरी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमूल ही है। अमूल ने डेयरी फार्मर से कितना मिल्क प्रोक्योर किया, कहाँ से कहाँ पर है, सारा कुछ डिजिटलाइज किया जा सकता है इस स्टेलैप्स टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये मेनली हेल्प करती है डेयरी कंपनीज की। इसके बाद दो और एग्जांपल्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, क्यों हमें और ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज की आवश्यकता है डेयरी सेक्टर में। जैसे देखो इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का विजन 2050 का डॉक्यूमेंट ये कहता है इंडिया में 2030 आते आते 30% ग्रीन फोडर की कमी हो जाएगी। अगर देखो हरा चारा नहीं मिलेगा तो पशु खाएंगे क्या। तो एक सॉल्यूशन है, एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है हाइड्रोग्रीन्स। ये क्या करता है, ये इस हरे चारे की कमी को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन उठता है कैसे। इनकी हाइड्रोपोनिक ग्रीन फोडर यूनिट है जिसका नाम है कंबाला। किसान जो हैं इस कंबाला की सहायता से, यानी हाइड्रोपोनिक ग्रीन फोडर यूनिट की सहायता से, बिना सॉइल के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रीन फ्रेश फोडर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ऑलरेडी देखो 130 यूनिट जो हैं हाइड्रोपोनिक ग्रीन फोल्डर की यानी कंबाला की इंस्टॉल हो चुकी हैं पूरे देश में, ताकि हरे चारे की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यानी सस्ते से। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्स्ड सीमेन टेक्नोलॉजी। देखो वैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपको पता है जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता करवाना गलत है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से तो भ्रूण हत्या बढ़ी थी, फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होने लगा था, तो ह्यूमन बींग्स में ये बैन है। लेकिन अगर कैटल की हम बात करें, अगर बुल्स की संख्या इंक्रीज होती है यानी सांडों की संख्या अगर इंक्रीज होती है तो दिक्कत है। सड़कों पर व्हीकल्स के बजाय सांड आपको देखने को मिलेंगे, ये गलत है। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स में बैन है क्या हम कैटल में कर सकते हैं कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम कैटल में ये करते हैं तो अनवांटेड जो बुल्स हैं उनकी संख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है सेक्स्ड सीमेन टेक्नोलॉजी। ये देखो नेचुरल स्पर्म मिक्स में एक्स और वाई क्रोमोजोम्स को अलग करके बता देती हैं कि जो बच्चे का जन्म होगा कैटल में वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इस टेक्नोलॉजी की सहायता से अनवांटेड जो बुल्स हैं इंडियन रोड्स पर उनकी संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है महाराष्ट्र के BAIF का, और इस टेक्नोलॉजी की सहायता से 90% फीमेल बर्थ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो कुल मिला के इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं अमूल ने देखो जो रेट इंक्रीज़ किए हैं दूध पर, उसके लिए इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी का कारण बनता नहीं है। मार्केट को आप प्राइस डिसाइड करने दो। अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो गवर्नमेंट मार्जिनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है कंपनीज़ को, ताकि दूध के दाम कम रखे जा सकें। अदरवाइज़ जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इनोवेशन पे होना चाहिए। डेयरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, जितनी ज़्यादा इनोवेशन आएगी उतनी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और दाम जो हैं दूध के वो कम होंगे। इससे दोनों को फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा। और डेयरी सेक्टर में इनोवेशन आएगी कैसे? अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आती हैं डेयरी सेक्टर में। देखो कोऑपरेटिव्स ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी भी कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अपनी अहमियत है। प्राइवेट सेक्टर अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डेयरी सेक्टर में तो क्रिएटिविटी ज़्यादा पैदा होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा और दोनों को फ़ायदा होगा, जैसा हमने डिस्कस किया, किसानों को भी और कंज्यूमर्स को भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो अभी जो ये क्वार्टर ख़त्म हुआ है, अप्रैल मई और जून वाला, 30 जून को ये 3 महीने वाला जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट रहा $95 बिलियन। ये पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 47% ज़्यादा है, यानी $32.5 बिलियन ज़्यादा। और अगर देखो यही चलता रहा तो इंडिया से ओवरसीज़ मार्केट में जो गुड्स के शिपमेंट्स जा रही हैं वो $400 बिलियन को क्रॉस कर सकते हैं। ये तो इंडिया का ऑल टाइम हाईएस्ट एक्सपोर्ट रहेगा किसी भी साल में। वैसे देखो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले साल कोविड-19 की महामारी आई थी और जो कंपैरिजन हो रहा है वो पिछले साल से हो रहा है, तो पिछले साल तो एक्सपोर्ट वैसे भी कम हुआ था ना, तो बेस कम है। राइटर कहते हैं देखो अगर 2019 से कंपेयर करोगे तो भी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा ही है। किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है ये देखने वाली बात है। जो नॉन राइस सीरियल्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो 4 गुना बढ़ गया है। आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो गया है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है वो 62% बढ़ा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो देखो जून 2019 के अपेक्षाकृत 42% बढ़ गया है। ये सारा डेटा पॉइंट आउट करता है कि कोविड-19 के बाद मेजर कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी ओपन हुई है, जैसे चाइना की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पर अभी रॉ मटेरियल और सीरियल्स यानी कमोडिटी की काफ़ी डिमांड है और इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।
बट देखो दिक्कत की बात ये है, कुछ क्रूशियल सेक्टर्स हैं, जैसे देखो रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, टी, इन सब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम जून 2019 के लेवल से कंपेयर करें। टी इंडस्ट्री अपने आप को, प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रही है। कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त है इंडिया की टी इंडस्ट्री का श्रीलंका और कीनिया की टी इंडस्ट्री के साथ। मार्केटिंग इंडिया की टी कंपनीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर लेदर गुड सेगमेंट्स की बात करें तो इसमें भी सरकार की पॉलिसीज़ कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक WTO मैंडेटेड विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, यानी WTO कहता है कि आप लेदर गुड सेगमेंट वालों को सब्सिडी नहीं दे सकते एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा महामारी भी एक कारण है। सरकार ने हाल ही में इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी इस सेक्टर पर, तो इस सेक्टर को रॉ मटेरियल परचेज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ रीजंस बताए जाते हैं राइटर के द्वारा जिसकी वजह से कुछ क्रूशियल सेक्टर्स में जो जॉब जनरेट करते हैं वहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। 2-3 और पॉइंट भी है कंक्लूजन में, जैसे देखो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। ये स्कीम है जो एक्सपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के लिए है, लेकिन सरकार रेट नहीं बता रही है कि कितना रेमिशन होगा ड्यूटीज़ और टैक्सेस पर, तो इसलिए एक्सपोर्टर्स को पता नहीं लग पा रहा है कि कितना उन्हें फ़ायदा होगा इस स्कीम का। अगर उन्हें पता हो एग्जैक्टली तो फिर एक्सपोर्ट करते वक्त वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम उतने रख सकते हैं ना, क्योंकि उनको पता होगा इतनी रेमिशन तो टैक्स में सरकार दे ही देगी, तो हम इतने में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तब भी कॉम्पिटिटिव रहेगा। नेक्स्ट है कंटेनर्स की शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है कंटेनर्स की, इस वजह से जल्दी से हम हमारा माल दूसरे देशों में भेज नहीं सकते। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। लास्ट में कहा जाता है कि देखो जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी सरकार हैं, उनको सिर्फ हेडलाइंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। वास्तव में एक्सपोर्ट में जो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ है, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि रियल टर्म्स में ग्रोथ दिखे और इंडिया को फ़ायदा हो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिलिट्री सिनर्जी के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी कि एयरफोर्स जो है इंडिया की वो सपोर्टिंग आर्म है ग्राउंड फोर्सेस की, यानी आर्मी की। तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कहा थिएटर कमांड्स, जिसके बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया है। थिएटर कमांड में क्या होता है, तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की यूनिट्स होती हैं और आपस में ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर देखो तीनों मिलकर काम करेंगे किसी भी बैटल में तो बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। इसी के लिए थिएटर कमांड्स बनाई जाती हैं, जैसे USA ने अपनी थिएटर कमांड्स इस्टेब्लिश करके रखी हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने इनडायरेक्टली ये कहा जो एयरफोर्स हैं वो थिएटर कमांड्स के बनने में हेजिटेंट है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है या फिर रुकावट पैदा कर रही है, कुछ भी मान लीजिए। तो उसके जवाब में हरीश मसन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वो फॉर्मर एयर मार्शल हैं। वो देखो 3-4 पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले पॉइंट में तो ये बोलते हैं कि थिएटर कमांड बनने से फ़ायदा होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज रुकेगा और रिजल्ट भी बेहतर सामने आएंगे अगर एक थिएटर कमांड देश की बैटल में जाती है, क्योंकि तीनों जो फोर्सेज हैं मिल के लड़ रही होंगी एक थिएटर कमांड के अंतर्गत। बट देखो एयरफोर्स के पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम हैं। दूसरा पॉइंट वो ये देते हैं कि अगर थिएटर कमांड बन गई तो एनिमी को एकदम से पता होगा ना कि इंडिया की थिएटर कमांड यहाँ पर आ गई है तो एयरफोर्स भी आ गई है। लेकिन अदरवाइज एनिमी को सस्पेंस में रखना कि अभी एयरफोर्स कहाँ पे ऑपरेशन चलाएगी, ये बहुत साइकोलॉजिकल वारफेयर में एक बड़ी बात होती है कि दुश्मन को डरा के रखना कि इंडिया की जो एयरफोर्स है अभी कहीं भी हमला कर सकती है। तो दुश्मन के दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेकिन अगर थिएटर कमांड बन गई तो फिर ये जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद राइटर ये कहते हैं देखो अभी तक इंडिया की कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है। देखो मिलिट्री ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती जब तक कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्ट्रिन ही ना हो। USA अफगानिस्तान में हार गया, वियतनाम में हार गया, इंडिया श्रीलंका में हार गया पीस कीपिंग फोर्स जब भेजी थी। क्यों? क्योंकि कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं थी कि करना क्या चाहते हैं हम।
मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है मिलिट्री को वहाँ पे भेजने का। तो सबसे पहले तो आप सिनर्जी लाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या फिर इससे संबंधित डॉक्ट्रिन तैयार कीजिए। उसके बाद वो जवाब देने लगते हैं कि एयरफोर्स स्पोर्टिंग आर्म नहीं है, एयरफोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंडिया के वार्स में। जैसे एक आरोप एयरफोर्स पर यह लगता है कि कारगिल में उन्होंने अपने ऑपरेशंस लेट स्टार्ट किए थे, तभी इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई आर्मी की। तो राइटर कहते हैं देखो 10 मई से एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए थे, गलती आर्मी वालों की है, उन्होंने हमें पूरी बात बताई नहीं क्या कुछ चल रहा है, कैसे घुसपैठ हुई है। इवन उस समय के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने भी ये बात मानी कि हमने काफ़ी लेट बताया सरकार को भी और एयरफोर्स को भी। शुरू में तो इवन उन्होंने जो डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको भी पूरी बात नहीं बताई थी और इस वजह से कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई, ऐसा राइटर का दावा है। तो वो बोलते हैं कि देखो जब आप अपनी साथी फोर्स को पूरी बात बताते ही नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा। एक बात फिर राइटर के द्वारा ये भी बोली जाती है, एयरफोर्स स्पोर्टिंग आर्म इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर 1962 में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो एक डेटरेंस पैदा हम कर सकते थे। जैसे हाल फिलहाल के दिनों में एयरफोर्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको लद्दाख एरिया में छोड़ने का काम किया, तभी एकदम से डेटरेंस पैदा हो उसकी चाइना के अगेंस्ट और चाइना वाले भी डर गए। मतलब डर गए तो ये नॉर्मल वर्ड है, मतलब चाइना कॉन्शियस हो गया कि इंडिया की भी उतनी ही ट्रूप्स हैं जितनी की हमारी हैं। तो एयरफोर्स को आप स्पोर्टिंग आर्म नहीं कह सकते। ये सारे पॉइंट्स हैं आर्टिकल में और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगी उसकी संभावना काफ़ी कम है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।